ठीक है जी। सो मैं ऑडिबल हूँ तो अभी हम लोग तो अभी लास्ट के 2 क्लास में है ना 2025 के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए आगे तो ये देखते हैं है ना। सो 43 तक हमने डिस्कस किया था कल। तो आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या कह रहा है आपको कि let x y1 y2 be the independent random variables such that x has pdf this। तो ये समझ आ रहा है आपको, x है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 2। ओके, y1 y2 आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ pdf this। तो मतलब y1 जो है वो एक्सपोनेंशियल 1 एंड y2 इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है, तो y1 y2 दोनों एक्सपोनेंशियल है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि हम्म देखो आगे क्या कह रहा है। तो लेट आर आई डिनोट द रैंक ऑफ वाई आई अमॉन्ग एक्स वाई वाई टू, देन एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ सो आर आई डिनोट द रैंक ऑफ वाई आई अमॉन्ग एक्स वाई वन वाई टू। इन तीन में से आर वन वाई वन का रैंक है, आर टू वाई टू का रैंक है। तो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर वन प्लस आर टू क्या होगा। तो रैंक है ना, सो रैंक मतलब क्या हुआ, यहाँ रैंकिंग करना है तो मतलब काइंड ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है। तो अगर कुछ रीनेम करो, मान लो इसको मैं अगर कुछ नया नाम दे दूं, अच्छा लेकिन आईआईडी नहीं है ना। आर आई डिनोट द रैंक ऑफ वाई आई अमॉन्ग एक्स वाई वन वाई टू। तो आप सोच रहे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर वन प्लस आर टू। तो रैंक क्या हो सकता है सोचो। जैसे अगर मैं बात करूं आर वन की, तो रैंक क्या हो सकता है, मतलब रैंक ऑफ वाई वन, आर वन तो रैंक ऑफ वाई वन, तो ये हो सकता है या तो 1 या 2 या 3। सेम आर टू क्या हो सकता है, 1 या 2 या 3। सो ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ई ऑफ आर वन प्लस आर टू है, मतलब 3 नंबर ना, 3 रैंडम वेरिएबल है। तो रैंकिंग मतलब अगर वाई वन मान लो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है तो आर वन की वैल्यू 1 हो गई,
अगर x सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक है तो 2 हो गई, एंड सो ऑन, इस तरीके से है। हम्म तो R1 प्लस R में रैंक का सम निकालना है ना, तो शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है, क्योंकि इसका सपोर्ट भी रियल नंबर है ना, सपोर्ट तो तीनों का रियल नंबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इज इक्वल टू 1, अगर ये पूछ रहे तो क्या होगा? तो मतलब Y1 क्या है, स्मॉलेस्ट है ना, तो स्मॉलेस्ट है मतलब जो Y1 है वो लेस देन X होगा, Y1 है ना लेस देन Y2 भी होगा, है ना, दोनों से छोटा है, ये मतलब है सेम। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, निकाल पाओगे? तीनों इंडिपेंडेंट है, आई थिंक निकाल सकते हैं। क्या आएगा प्रोबेबिलिटी? तो चल लेंदी मेथड होगा। देखो तो ऐसे ही है ना, रैंक निकालना है ना हमें, तो चेक करो भाई। सो हम्म ओके। क्या मीत क्या करे, आवाज नहीं आ रही। चेक करो, कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, शॉर्टकट ट्राई, क्योंकि इससे लेंदी हो जाएगा नहीं। तो R1 R2 है ना, रैंक की बात कर रहा है ये। RI is the denote of rank of YI, तो मतलब R1 रैंक ऑफ Y1, R2 रैंक ऑफ Y2 among 3। मतलब वही R1 प्लस R2 है ना, अलग अलग कर लो, ER1 ER2, ER1 ER2, तो उसके लिए R1 का PMF निकालना पड़ेगा ना। मतलब ये लेंदी होगा, हो तो जाएगा इससे, बट वही लेंदी होगा कि R1 बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, R2 बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और R3 बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये तीनों निकालना पड़ेगा आपको। वो निकाला प्रोबेबिलिटी, कितना आएगा ये? ऐसे निकालना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा लेंदी हो रहा है ना, यही है। ये प्रोबेबिलिटी को निकालो, क्या आएगा? फिर जैसे अगर हम R2 निकाल ले प्रोबेबिलिटी,
r1 इज इक्वल टू 3 निकाल लेते हैं, तो ये जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कि y1 x से भी बड़ा है और y1 y2 से भी बड़ा है, ये आ जाएगा। एंड रेस्ट आप अगर जैसे r1 बराबर 2 निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी r1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या निकाल पाओगे, मतलब तीनों प्रोबेबिलिटी निकालना हमें। सो व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, ये तीनों प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। हाँ, दूसरा मेथड सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है। तो क्योंकि जनरली ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लगाने के लिए ना आईआईडी होना चाहिए, तीनों आईआईडी तो नहीं है। दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, कोई तरीका ढूंढना तो पड़ेगा। सो एक ये ऐसे R2 के लिए सेम करना पड़ेगा, तो y1 की जगह y2 हो जाएगा जहाँ, है ना, सेम तरीका। वैसे मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन से हो जाएगा, ये नहीं निकाल पाओ फिर मुझे करना पड़ेगा, ये है। और y1 y2 आईआईडी है ना, तो इसका मतलब ये होगा, है ना, जैसे y1 y2 तो आईआईडी ही है, तो r1 r2 का भी एक्सपेक्टेशन तो सेम ही आएगा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, है ना, एक टर्म होता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। तो ये जो क्वांटिटी है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ r1 और एक्सपेक्टेशन ऑफ r2 सेम ही आएगा। इनफैक्ट r1 r2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों? क्योंकि y1 y2 यहाँ पे आईआईडी है ना, तो ये सेम ही होगा एक्चुअली, क्योंकि r1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा r2 के, जो डिस्ट्रीब्यूशन r1 का होगा वही आएगा, क्योंकि क्या ही डिफरेंस आ जाएगा, अगर मैं r2 कर दूंगा तो y1 की जगह y2, y2 की जगह y1, वही सेम रहेगा। तो ये है, तो ये तो इक्वल रहेगा, दोनों सेम ही होगा। तो इससे ये है कि मुझे एक्चुअली फाइनली यहाँ पे जो निकालना है, जैसे हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ r1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ r2, मतलब 2 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ r1। अब बस ये प्रोबेबिलिटी निकालना रह गया, तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल लोगे, इसमें कितने 3 वेरिएबल है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा लो। अब ये कैलकुलेशन वही कर रहा हूँ, ये तरीका मुझे तो यही समझ आ रहा अभी। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या है कि यहाँ जो हमारे पास है y1 का रेंज, तो पहले x1 x2 का रेंज लिखो, फिर बाद में y1 का रेंज लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीडीएफ ऑफ x लिखो, x का पीडीएफ, तो क्या होगा 2e की पावर माइनस 2x, फिर पीडीएफ ऑफ y1 e की पावर माइनस y1 e की पावर माइनस, पहले तुम इंटीग्रेट करो किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट यू इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे ना y1 x है ना, x और y2 को करो तो dx करो, तो dx करोगे तो x की लिमिट होगी y1 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर dy2 करो तो y2 की जो लिमिट होगी वो भी होगी y1 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड देन dy1 करना, y1 की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। अब इंटीग्रेट करो इसको, तो पहले x वाले को इंटीग्रेट कर लो, बाद में मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर सीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा तो मैं भी इजीली हो जाए, CDF फॉर्मेट में, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है x इक्वल टू y1 टू इंफिनिटी, तो इसका जो मतलब सीडीएफ फॉर्मेट है ना, x फॉलो एक्सपोनेंशियल टू, तो
ई टू दी पावर माइनस 2y1 इंटीग्रेशन तो तो सीडीएफ 2 किसका हो लिखेंगे? जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सर एक्स फॉलो एक्सपोनेंशियल 2। हम्म ओके, देन जो इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स इक्वल टू y1 टू इंफिनिटी, हम्म तो एक्स का सीडीएफ को अभी तो हाँ हाँ कैपिटल एक्स वही ले बात सकते है, हाँ तो सही कह रहे हो आप, वही मतलब ये है कि y1 से इन्फिनिटी है ना, तो x मोर देन y1 निकाल रहे हैं, है ना, तो हैं। मोर मतलब तो सर्वाइवल ई टू फंक्शन दी हो गया। पावर ई टू दी पावर माइनस 2y1 होगा। हाँ हाँ हाँ, कर लो सही है, वही होगा। हाँ 1/1 इंटीग्रेट कर लो, वही तो कह रहा हूँ, ये इंटीग्रेट कर लो आ जाएगा आंसर, इंटीग्रेट करो उसको, वही है सिमिलर वे में। करो इंटीग्रेट करके बताओ, सिमिलरली ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा वैसे ही, और ये 1 माइनस आ जाएगा, ये भी वैसे ही इंटीग्रेट कर लो इसको भी। सिमिलर तरीके से, यहाँ 0 से y1, सिमिलर वे में ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसको अगर लिखूंगा तो ये भी ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसे ही करना है, एंड इंटीग्रेट करो, और नहीं आंसर आ रहा फिर मैं सॉल्व करूंगा, बट तुम्हें पहले ट्राई करना होगा। ई की पावर है ना, डी एक्स डी वाई टू डी वाई वन, तो यहाँ पे जो x की लिमिट होगी वो है ना लेस देन y1 है, तो x तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से y1 किसकी लिमिट, x की लिमिट है ना, जैसे ऑर्डर में है। y2 की लिमिट होगा 0 से y1, एंड y1 की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। इंटीग्रेट करो दोनों को, और ये आ गया तो 1 माइनस करके ये आ जाएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा। और 2e r1, और अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया तो एक्सपेक्टेशन तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, समेशन वैल्यू ऑफ r1 इंटू r इंटू प्रोबेबिलिटी, मान लो कैपिटल R1 इज इक्वल टू r, जहाँ r की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, इसको खोल लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। और हमें चाहिए सर फाइनाइट टाइम। फर्स्ट का 1/4 आएगा। अच्छा 1/4 आया, ठीक है 1/4, दूसरे का ऐसे यहाँ 0 से y1, 0 से y1, तो यहाँ भी CDF यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो तो इतना मुश्किल नहीं है, वो इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो करना पड़ेगा। मे भी दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे तो अब यही समझ आ रहा है, आपको सोचना पड़ेगा, और तरीके भी हो सकता है। ठीक है जी, तो दोनों प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर एक्सपेक्टेशन निकालो, ER1 का, 2e r1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये अप्रोच है, ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर कल पूछो। ये जो क्वेश्चन है कि let x1 x2 x5 be IID random vector having bivariate normal distribution। अच्छा, तो ये सब वैक्टर्स हैं, x1 वैक्टर है, x2 वैक्टर है, x3 वैक्टर है, x5 वैक्टर है, तो x4 रह गया, इसको लिख ही दो। और ये सब बाईवेरिएट नॉर्मल है, n2 है, जीरो मीन है, और आइडेंटिटी कोवेरिएंस है, मतलब ऐसा है कि इसका मीन वैक्टर 0 0 और कोवेरिएंस मैट्रिक्स 1 0 0 1 है, ठीक है, इस तरह से है, ये आपको गिवन है। ठीक, 5 वेक्टर है, बाईवेरिएट है, आईआईडी है। अब आपसे कह रहा है कि डिफाइन 5x2 मैट्रिक्स x, तो x एक मैट्रिक्स है 5x2, है ना, तो देखो हुआ ऐसा है, अभी ऐसा है, x1 वैक्टर, x2 वैक्टर, x5 वैक्टर, इस तरीके से है।
अब एक वेक्टर होता क्या है, तो यहाँ अगर मैं ईच एक्स आई वैक्टर को लिख के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे है क्या, जो x1 वैक्टर है एक्चुअली, या एक्स आई इन जनरल लिख देता हूँ, जो एक्स आई वैक्टर है वो तो 2 डायमेंशनल है, तो कॉलम वैक्टर होता है, तो कहीं ना कहीं x1 वैक्टर ऐसा बोल दो, i1 i2, ठीक है, ये है फॉर ऑल आई, ये इस तरह से है, ठीक है। हम्म, अच्छा यहाँ ट्रांसपोज लिया ना मैंने, तो वैसे लिख दिया है। तो क्या, तो रो वेक्टर हो। एक मिनट, 5x2 है ना, तो 5 मतलब 5 रो है, 2 कॉलम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रो वेक्टर ले रखा है ना, बाई वेरिएट कहने का मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये 5x2 की मैट्रिक्स बना रखा है, तो इसका मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर इसलिए दिया हुआ है कि आपको 5x2 बनाना है एक्स को, तो यहाँ होगा x11 x12 x21 x22 x31 x32 x41 x42, ऐसा कुछ है, ठीक है। देन x51 x5, तो यहाँ कॉलम के बजाय यहाँ रो लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा क्वेश्चन ने कहा है ऐसा, सो इंस्टीड ऑफ टेकिंग हाँ कॉलम वी हैव टू टेक इट रो, सो दैट ये 5x2 हो जाए, वरना 5x2 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने दिया है वो ऐसा दिया है, xi1 xi2, ठीक है जी। अब तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा, देखना एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना ऐसा, तो ऐसा बोल रखा है, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो आप चाहो तो वैसे लिखो, या ब्रैकेट में, या तो ऐसे लिखो या वैसे लिखो, मर्जी है, फॉर ऑल आई 1 से लेके 5 तक, ठीक है। ये आपका एक्स मैट्रिक्स है अभी के लिए। अब ये ईच एक्स आई क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ईच एक्स आई जे जो है, ये होगा नॉर्मल 0 1, ठीक है ना, फॉर ऑल आई 1 से लेके 5 तक, एंड जे सिर्फ 1 2 होगा, है ना, एंड जे जो होगा 1 2 होगा, तो ईच एक्स आई जे नॉर्मल 0 1 होगा, मतलब जो मार्जिनल है वो तो बाइवेट नॉर्मल है ना, और इंडिपेंडेंट है, इनफैक्ट दे आर इंडिपेंडेंट, तो जितने एक्स आई जे हैं वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और नॉर्मल 0 1 है। एनीवे अब क्वेश्चन पे आते हैं आगे, तो आगे इन्होंने कहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है एक्स ट्रांसपोज, अब यहाँ डब्ल्यू इन्होंने डिफाइन किया एक्स ट्रांसपोज एक्स, तो पहले देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो एक्स है 5x2, 2x2 होगा। हाँ 2x2 होगा। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या टू होगा, क्रॉस टू हाँ ठीक है ना, टू जो, क्रॉस टू हाँ क्योंकि x तो 5x2 का है, तो जब 5x2 का है तो ट्रांसपोज 2x5 5x2, तो फाइनली ये 2x2 का आएगा जी, ठीक है। तो ये आएगा 2x2 की मैट्रिक्स, W इज अ 2x2, तो उसका इसने कहा है W11 W12, है ना, ऐसा नाम रखा है, W11 W12 W21 W22, इस तरीके से होगा। अब एक नया नाम दिया Z फिर से, है ना, तो ये ऐसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, अब एक नया नाम Z दिया इन्होंने, Z बनाया जो उसने वहाँ लिख रखा है, W11 प्लस 4 टाइम W12 प्लस 4 टाइम W22, तो पूछ क्या रहा है, वेरिएंस ऑफ Z, तो ये चक्कर है देखो जी। तो अभी मैंने क्वेश्चन ही जस्ट समझने के लिए इतना लिखा है, सो दैट आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ आए, है ना। देखो तो ये सब इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो था क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक। तो बताइए क्या होगा, वो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू निकाल लो एक्सप्लिसिटली, उससे आसान हो जाएगा। एंड हुआ जी, सर W1 इक्वल टू I इक्वल टू 1 to 5 x I1 स्क्वायर, मतलब अब ये डब्ल्यू मैट्रिक्स बता रहे हो, तो यहाँ क्या क्या आ रहा है, समेसन, I I1 स्क्वायर x I1 स्क्वायर। अच्छा एक्स आई वन हमें समेसन ठीक है, समेसन x I1 स्क्वायर। होल स्क्वायर, और आई फ्रॉम 1 to 5 ये आएगा। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे, x I1 x I2 समेसन। एक्स आई वन एक्स आई टू, इसका समेसन यस। आई फ्रॉम 1 to 5, ओके। यहाँ क्या आएगा, उल्टा उसका, दैट मीन्स x I2 x I1। हाँ तो बात प्रोडक्ट तो वही बात है,
है ना, 1 into 2 2 into 1 सेम ही होता है, रैंडम वेरिएबल है तो। सो और यहाँ क्या आएगा, xi2 स्क्वायर। xi2 स्क्वायर। चेक करो जी। अब ईच xij क्या था, ईच xij क्या था यहाँ पे। तो ये मतलब आ गया आपके पास ऐसा, जैसे बताए। अब ये बाकी आप लोगों को चेक करना है सही बता रहे गलत बता रहे, आप मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं आ रहा फिर बताओ कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो W11 W12 W21 W22 इस तरह से है। सो अभी जो बताया गया है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये जो है 4W12 4W22 एंड W11 यही है ना, तो वेरिएंस ऑफ Z चाहिए हमें। ओके अच्छा, डायरेक्ट हम बता सकते थे डिस्ट्रीब्यूशन ना इसका, ऐसे W11 तो दिख रहा है क्या है ना, क्योंकि ईच xij नॉर्मल 0 1 है, तो xij स्क्वायर काई स्क्वायर 1 होगा, काई स्क्वायर 1 का सम काई स्क्वायर 5। तो वैसे अगर अलग से देखोगे सो W11 काई स्क्वायर 5 है, W22 भी काई स्क्वायर 5 है, ठीक है। अब मेन W12 यहाँ पे ये जरूरत है, W12 तो W12 डायरेक्टली मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो Z इन्होंने हमें दिया हुआ है कि W11 प्लस 4W12 प्लस 4W22, तो अगर हम इसको पुट करें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा। यस सर। तो ये हो गया xi1 प्लस 2xi2 स्क्वायर। 2xi2 स्क्वायर। बाकी लोग चेक करो जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं ये, ओके यहाँ तक। अब हमें तो पता ही है आगे सब कुछ। सो अब फर्दर अगर देखें हम कि जो xi1 है, xi1 नॉर्मल 0 1, xi2 नॉर्मल 0 1, सो xi1 प्लस xi2 2 टाइम xi2 चाहिए ना, सो 2 टाइम xi2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या होगा। नॉर्मल 0,5। नॉर्मल मीन 0 वेरिएंस 5, ठीक है जी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना, ईच एक्साइज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, या इसका पहले ब्रेक कर लो इसको, है ना, तो इसको पहले √5 यहाँ कर दो, ठीक है। तो मीन वेस्टर्न तो ये हो गया नॉर्मल 0 1, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो ईच xi1 2xi2 अपॉन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ स्क्वायर यहाँ 5, तो ये हो गया काई स्क्वायर 1। तो यहाँ मैं यही करता हूँ 5 से डिवाइड, बदले में 5 से मल्टीप्लाई, तो जो z है 5 टाइम, अब ये है काई स्क्वायर 1 और इसका सम हो रहा है 5 बार, तो ये हो गया काई स्क्वायर 5, ठीक। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है सम के साथ काई स्क्वायर 5, तो मुझे वेरिएंस चाहिए, दो तरफ वेरिएंस ऑपरेट करो, वेरिएंस ऑफ जेड, तो कांस्टेंट बाहर आता है स्क्वायर बन के, तो 5 का स्क्वायर 25, वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर 5, काई स्क्वायर 5 का वेरिएंस कितना होगा 10 होता है ना, 2n, सो 10 आंसर इज 250, चेक करो। सर मेरा है कॉन्फ्यूजन था, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, ओके। तो हम्म क्वेश्चन में है वेरिएंस ऑफ एक्स वाई, मतलब निकलना है कि ये हो सकता है वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, यहाँ पे नहीं है, मतलब एक कॉन्फ्यूजन है। क्या कह रहे हो आप, नहीं समझे। हाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। एक क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई निकलना चाहता है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई होगा अलग अलग का। वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वाई निकालना चाहते हो, यस। नहीं तो वैसा नहीं कर सकते ना, वो तो एक्सपेक्टेशन में होता है, वेरिएंस में तो ऐसा नहीं होता। ओके। हम्म ठीक है जी, आंसर चेक कर लो, मैच कर रहा है, देख लेना आंसर, है ना। तो 250 सी वाला।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको दे रखा है एंड ये है कि y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई। अल्फा डीएल नंबर बीटा डीएल नंबर नोन है, एरर एप्सिलॉन आई जो है वो आईआईडी नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है। सपोज दैट फॉलोइंग समरी स्टैटिस्टिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डेटा ऑफ 24 ऑब्जर्वेशंस। तो आपको एस एक्स एक्स दे रखा है, एस वाई वाई दे रखा है, एस एक्स वाई दे रखा है, एक्स बार वाई बार ये है। सो फॉर टेस्टिंग बीटा इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक based on least square estimator of beta whose distribution is f12 equals। तो ये तो टेस्टिंग का क्वेश्चन है, इसका थोड़ा थ्योरी बताना पड़ेगा, है ना, मतलब देख लो थ्योरी जिन लोगों को आता है। सो द वैल्यू ऑफ एफ स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा whose डिस्ट्रीब्यूशन f12 है इक्वल क्या है, तो मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालना है एफ स्टैटिस्टिक का। इसमें बताओ जी क्या फॉर्मूला है इसका, देखो फॉर्मूला थ्योरी देखो, अब बताओ। यहाँ पर में भी एनोवा टेबल करना है। निकालो क्या आएगा।
किसी को फॉर्मूला याद आया, बताओ देख के। ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली क्या होता है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक। n-2/2। सर इस स्टैटिस्टिक्स का जो फॉर्मूला है हाँ। एम एस रिग्रेशन डिवाइडेड बाय एम एस एरर, दैट मीन्स मीन स्क्वायर रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर, हम्म दैट मीन्स एस एस रिग्रेशन निकलना है एंड एस एस एरर एंड एस एस टोटल। पुट करो क्या आता है वैल्यू देखो तो। सर मैंने तो आपको भेजा है, मैंने तो ये प्रोसेस में किया था। हाँ ये सिंपल फॉर्मूला है, क्या होगा बताओ। ये जो एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू इसमें कितनी आती है, जो एफ स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू क्या है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, मान लो इसका कुछ नाम दे दो, तो अभी के लिए नाम दे दो एफ, नाम दे दो, है ना। तो ये एफ है, और एफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आता है एफ कितना 2, n-2, ये होता है इन जनरल। यहाँ आपके पास n कितना है 24 है ना, वैसा है। इस तो ये आएगा, तो एफ होता क्या है, मीन ये भेजता मीन स्क्वायर रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। इसका फर्दर फॉर्मूला क्या होगा, मीन स्क्वायर रिग्रेशन इक्वल टू एस एस रिग्रेशन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम एस एस आर 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, और इसका क्या आएगा, एंड एस एस एरर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 22। तो यहाँ n-2 है ना, पुट करो इसको कितना आएगा। सो ये जो क्वांटिटी आपको मिलेगा तो इसमें पुट करोगे तो वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इससे ये क्या है एफ जो है इसकी वैल्यू क्या है, SSR/1 SSE/n-2, ये सिंपल फॉर्मूला है। अब SSR की वैल्यू SSE की वैल्यू क्या है, तो इसको फर्दर लिखोगे तो फर्दर कुछ ऐसा है। तो ये फर्दर जो आता है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n-2, मतलब इसका फर्दर अगर फॉर्मूला लिखो तो ऐसा कुछ है SXY², इसी ऐसा फॉर्मूला लिख देता हूँ, अपॉन जो आएगा क्या आएगा, इसका जो आता है SXX SYY - SXY² चेक करो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इसको पुट करो कितना आता है, मतलब ऐसे अगर लिखते तो ऐसा कुछ आता है। इसको अगर वैसे लिखोगे ना तो यहाँ जो आता है कि यहाँ आएगा, इसका फॉर्मूला क्या है SSR का, अगर इसके जो डेटा गिवन है उसके टर्म में ही लिखना पड़ेगा ना मुझे। सर एस एस आर इक्वल टू एस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस एक्स एक्स हम्म एस, और एस एस ई इक्वल टू एस एस ई गिवन एस एस ई। तो SXY माइनस नहीं SXX माइनस क्या फॉर्मूला आगे है, नहीं SYY माइनस SXY, SYY माइनस इज SX, द ये कितना है SYY माइनस SXY² अपॉन SXX, ऐसा कुछ SXY से डिवाइड है पूरे का या उसमें है, आई थिंक ओनली इसका डिवीजन होगा, नॉट फुल, ये है ना सिर्फ इसका डिवीजन है।
अपॉन एस एक्स एक्स, हाँ इससे आएगा। एंड मतलब ये फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा बुक से या कहीं से भी। और अपॉन में, इसके अपॉन में पहले से ही अपॉन n-2 है, ठीक है। और ये अपॉन में 1 था, तो अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हटा सकते हो। तो इस तरह का फॉर्मूला है एक्चुअली। ये फाइनली फॉर्मूला के टर्म में आएगा, मतलब इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो इसमें पुट करो, अब तो सारा कुछ पता है क्वेश्चन में आपको। तो ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये तो मैं डिराइव कर रहा था, तो फाइनल फॉर्मूला ये है आपका, जो एफ स्टैटिस्टिक है वो ये है। तो आप इसमें पुट करो, तो आपके क्वेश्चन में n है 24 और बाकी सब क्वेश्चन में गिवन है। तो पुट करके f की वैल्यू निकालो, अब क्या आएगा। तो अगर आप पुट करोगे ना, तो जो f स्टैटिस्टिक है n-2 22 एस एक्स वाई स्क्वायर, तो एस एक्स वाई है 15.48 का स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स, तो ये है 22.82 एस वाई वाई, ये है 43.62 माइनस एस एक्स वाई स्क्वायर, तो वही है 15.48। इसको कैलकुलेटर यूज़ करो, बताओ कितना आता है। तो ये निकालना है, ठीक है। सो हमें कैलकुलेटर यूज़ करके इसकी वैल्यू बताओ कितने आएगी। तो इससे आ जाएगा कितना, ऐसे कितना आया। ठीक है, इन्होंने भेजा है, किन्होंने भेजा है, तो ये भी ठीक है आपने जो बताए हैं तन में ना। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लो कितना आता है आपको। कितना आया 6.9। यस सर। तो 6.9 के करीब अप्रॉक्स आया है ना। सो ये है जी, अप्रॉक्स यही है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो मतलब ये एक फार्मूला है जिसपे डायरेक्टली आपको डेटा गिवन है, पुट करना है। तो ये फार्मूला याद बस रहेगा इस। मतलब ये भी ठीक है, ये जो नीचे पोर्शन में एस एस इरोड हो रहा है, टोटल माइनस फर्स्ट वाला, टोटल माइनस एस एस रिग्रेशन इक्वल टू एस एस इरोड। हम्म दिस। तो आंसर की में ऐसा कुछ है ऑप्शन। यस सर है। अच्छा 6.98 है ना, तो अप्रॉक्स ठीक है। तो इससे आ जाएगा। ये तो मैथ्स का है, तो देख लेना मैथ्स का आगे कराते हैं, नहीं तो सॉल्व करो, जो डाउट होगा पूछना, मेन तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये क्या मैथ्स का था। ये भी आसान है, देखो। हम्म बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, एंड y1 y2 y3 दे रखा है आपको, फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। देन कह रहा है कौन सा सही होगा। ये तो आसान है ना, सो करके बताओ। यस। y1 value normal 0,2, y2 0,6, y3 0,3, so everywhere independent ओके। and हम्म not identical. So हो गया ना। first option is correct and option C is correct. Yes. ठीक है, चलो जिनका डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर किसी को डाउट हो तो मैं सॉल्व करूंगा, अगर नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ। तो 50 देखो, 50 में क्या कह रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई नहीं बोल रहा मतलब सबका हो गया है। अगर डाउट होगा तो पूछो, चेक करो ये।
एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल बता रखा है, एक्स एन कन्वर्जेस टू जीरो ऑलमोस्ट श्योरली, है ना, जीरो ऑलमोस्ट श्योरली, देन विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरली करेक्ट। तो ये एम एस क्यू है, मल्टीपल सेलेक्ट, है ना, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चेक करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये है ना डेफिनेशन बेस्ड है, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, ऐसे तो चेक करो। तो सी तो ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज वो तो डेफिनेशन है, ऑप्शन सी। हम्म, सी तो ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज वो डेफिनेशन है। सी है डेफिनेशन, हाँ वो थ्योरम था ना। यस। हमने इफ एंड ओनली इफ लिखाए थे क्लास में, थ्योरम, ठीक है। हम्म। मतलब ये तो हमने क्लास में ही थ्योरम लिखे थे, मतलब वो जो क्या था, बोरेल कैंटली लेमा, उससे आया था ना। तो ये तो ठीक है, आप सही कह रहे हो कि जैसे हमने ये लिखा था ना क्लास में कि एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये, कि सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन दिस कन्वर्जेस, है ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो। तो ये तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, और ये आता है बोरेल कैंटली लेमा से, ठीक है, ये तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो हमें बता रखा है ऐसा है, तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। फिर आप ये जानते हैं कि एक्सएन अगर ऑलमोस्ट श्योर में कन्वर्ज कर रहा है, तो हम ये भी तो जानते हैं एक्सएन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। तो क्या हम बोल सकते हैं एक्सएन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा होगा, यस सर। ये भी तो थ्योरम है। और ये अब थ्योरम है, और हाँ। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का इनवेरिएंस प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि जी एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जी के, अगर एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, देन जी एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जी एक्स फॉर ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन जी। तो दोनों तरफ पावर 7 लगा दो, पावर 7 है, दोनों तरफ पावर 7 लगा दो, 0 की पावर 7 जो कि 0, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ये भी ट्रू हो गया। सर फिर कंसिस्टेंट एंड कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी होता है ना। हाँ, मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। हाँ कंसिस्टेंट का इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ही कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का है, क्योंकि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी से ही आता है, जो डेफिनेशन है, तो उससे ही होगा। तो ये ओके है। अब पहला अगर डिसाइड करो कि ई ऑफ एक्स एन क्यूब कन्वर्ज करेगी जीरो पे, मतलब एक्स एन क्यूब का जो एक्सपेक्टेशन होगा क्या वो जीरो होगा, तो ऐसा तब होगा जब ई ऑफ एक्स क्यूब एग्जिस्ट करता हो, बट जरूरी है एग्जिस्ट करेगी, बताइए, क्या जरूरी है कि एक्स एन क्यूब विल एग्जिस्ट। तो वैसा कोई है ना वो रिलेशन नहीं था उसमें, मतलब कन्वर्जेंस इन मीन स्क्वायर जो है उसका, है ना, मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस डज नॉट इम्प्लाई नेसेसरली कन्वर्जेंस इन मीन स्क्वायर या आरथ मीन, तो वैसा यहाँ तो है ही नहीं, तो हमें अलग से चेक करना पड़ेगा। डी क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स एन स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ना, तो एक्स एन कन्वर्जेस टू जीरो, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स एन स्क्वायर कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लीनियरली प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो इजी है ना, तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 5 कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो जीरो, तो ये भी ट्रू लग रहा है। व्हाट अबाउट ए,
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब एग्जिस्ट करेगा तब ये ट्रू होगा, बट इट इज नेसेसरी दैट ई ऑफ एक्स इन क्यूब विल एग्जिस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख के बताऊं आपको, जैसे कॉची टाइप का है, तो अगर ऐसा होता ठीक है ना, मतलब ऐसा तब हो सकता है ना जब वो एक्स एन क्यूब का एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगा, बट इट इज नेसेसरी कि एग्जिस्ट करेगा ही एक्सपेक्टेशन। तो इसको डिस्प्रूव या प्रूफ कैसे करोगे? चेक करो, ए के लिए हमें काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, अगर गलत है तो, या तो सही है तो इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा हमें कि क्या आएगा। चेक करो, को बताओ ट्रू या फॉल्स, कोई लॉजिक बताओ समझ आ रहा तो। हम्म। जैसे आपको याद होगा क्लास में मैंने एग्जांपल दिया होगा, जैसे एग्जांपल के लिए है ना, अगर मैं बात करूं अभी के लिए कि मान लो एक्सएन जो है स्टैंडर्ड कॉची में बात करते हैं, सो कॉची में कुछ ऐसा बनाओ कि जीरो पे कन्वर्ज कर जाए ये, है ना, मतलब जीरो पे क्या मतलब, जीरो पे प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए ना। तो अगर कॉची में 0, n लेता हूं तो क्या होगा, इसका पीडीएफ क्या बनेगा? हम्म, वन डिवाइडेड बाई पाई इंटू ऐसा कुछ पाई होगा ना। 1/पाई इंटू क्या बनेगा, म्यू, यहाँ n है ना, यस। तो न्यूमरेटर में भी आएगा, एक मिनट रुक जाओ पूरा लिख देता हूँ। सो या कुछ डिस्क्रिप मैंने क्लास में जब एक्सपेक्टेशन पढ़ाए होंगे ऐसा लिखा होगा जैसे इस टाइप का है, मान लो कि एक्स एन बराबर -1 की पावर n
अपॉन ऐसा रोहितगी में एग्जाम्पल है, उस तरह का एग्जाम्पल काम आ जाएगा कि जहाँ पे x की वैल्यू ना 0 हो जाएगी एंड ये 1 आ जाएगा, कुछ ऐसा है। मैं लिखता हूँ ना, रोहितगी में ये एग्जाम्पल है, तो क्या है देखता हूँ। तो ये काम आएगा। मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह से है। जहाँ एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट ना करे, वही ना। बट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 भी होना चाहिए ना, एक्स एन 0 होने चाहिए, ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक्स एन शुड बी 0। मान लो अभी के लिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ऐसा वो लेना पड़ेगा ना, ये कॉची टाइप का ही ले लेंगे तभी हो जाएगा। तो कोई काउंटर एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा ना इसका, तभी होगा। अगर गलत प्रूफ कर पाए तो, नहीं तो सही प्रूफ तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। इसका क्या होता है, कॉची जब हम लिखते हैं तो पीडीएफ क्या होता है, म्यू अपॉन पाई 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर, ये होता है ना। चेक करो, जब हम लिखते हैं एक्स कॉची म्यू कॉमा थीटा है तो ये आता है। तो यहाँ म्यू को जैसे हमने थीटा कॉमा म्यू है तो थीटा को 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, और एन रख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा एन अपॉन, हाँ ये भी काम आ जाएगा, देखो हो जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल एक्चुअली। तो इसमें हमने मतलब ये पीडीएफ उसके लिए है जब एक्स तुम्हारा कॉची थीटा कॉमा म्यू है, ठीक है, तो उसके लिए ये पीडीएफ है। तो इसका पीडीएफ क्या होगा, तो इसका इसमें क्या करना है, म्यू की जगह आपको एन रखना है और थीटा की जगह 0। तो ये एन अपॉन पाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। अब इसमें क्या है, अगर हम एक्स को 0 रख दे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये पीडीएफ 0 हो जाएगी। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। चेक करो इस वाले को, क्या ऐसा लिख पाएंगे, देखो एमजीएफ से कर सकते हो। अच्छा एमजीएफ से एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से कर सकते हो। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आता है उससे चेक कर सकते हो, है ना, कि हाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखो, उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, देखो क्या आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है ना। क्या हम ऐसा बोल पाएंगे, देखो जी। नहीं तो इस तरह का एग्जाम्पल ये से बनाना पड़ेगा, इसमें शायद वो भी देखना पड़ेगा, एक तो कि एक्स एन 0 हो जाए और एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट ना करे, तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कुछ। तो ऐसा बनाया जा सकता है, वही मैं कह रहा हूँ, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा हमें ये पहले वाले के लिए। देखो सो ट्रू तो ऐसे नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे डायरेक्टली तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ऑलमोस्ट श्योर। अगर वैसा तब होता जब मुझे ये बोल रहा होता कि एक्स एन कन्वर्जेस इन थर्ड मीन टू 0। अगर ऐसा होता ना तो वो फिर ए वाला सही हो जाता, बट ऐसा जरूरी नहीं ये इसको इम्प्लाई करेगा, क्योंकि आरएथ मीन और ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए अब यहाँ कुछ मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा जहाँ पे पीएमएफ हो ये और एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट ना करे, तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सर एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो तो एक्स एन इक्वल टू एन विथ प्रोबेबिलिटी 1/n। एक मिनट रुको, एंड मैं अगर इसको ऐसा बनाऊं जिसमें मैं कह रहा था ना
k अपॉन n क्यूब काइंड ऑफ, एंड तो एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट ना करे, ऐसा सोचना है ना कि एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट ना करे, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे लोगे? सम फिर इसका एग्जिस्ट करे, वैसा भी होना चाहिए इसकी सीरीज फाइनाइट हो, तो कुछ इस तरह दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें और दिमाग लगेगा ज़्यादा। तो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि एक्स एन जीरो पे चला जाए और एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट ना करे, वैसा कुछ। आप क्या कह रहे थे? सर एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो तो xn इक्वल टू n विथ प्रोबेबिलिटी 1/n एंड 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/n। ओके, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इक्वल टू n इक्वल टू ऑलमोस्ट surely कन्वर्जन 0 होगा। सो आप क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी नहीं नहीं, एक रैंडम वेरिएबल है xn हम्म इक्वल टू n विथ प्रोबेबिलिटी 1/n, एन पे 1/n, हाँ 0 पे 1 माइनस 1/n। 0 पे 1 माइनस 1/n। तो ठीक है, ये पीएमएफ हो गया ना, पीएमएफ होगा ना। तो यहाँ पे हमें देखना है मिल के 1 हो रहा है, ठीक है, सपोर्ट में 0 और n है ना, तो टोटल प्रोडक्ट मिल के 1 हो रहा है, ओके है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? देन एक्सपेक्टेशन xn क्यूब इक्वल टू n क्यूब पहले तो ये निकालो कि इंटू प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर 0 क्या आएगी, ये निकालो पहले आप। तो एक्स एन बराबर 0 है ना, तो उसकी हो जाएगी 1 माइनस 1/n, यही ना? यस। हाँ नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? नहीं तो ये नहीं कन्वर्ट करेगी, है ना, ये जरूरी नहीं है कि 1 आएगी। क्या ये 1 आएगी? ऐसा बोल सकते हैं। ये भी तो है कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस होना चाहिए, पहले तो ये भी डिसाइड करना है कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस होना चाहिए, ये वाला लगा कर देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इक्वल टू n इनफाइनाइटली ऑफ्टन ये 0 नहीं होगा। नहीं, बोरेल का लिमिट बाहर नहीं लगा सकते ना अभी, तो वैसे कितने xn ओमेगा है? प्रोबेबिलिटी xn इक्वल टू n इनफाइनाइटली ऑफ्टन, अच्छा, एक्स एन इज इक्वल टू, n इनफाइनाइटली ऑफ्टन हाँ कितना आएगा इनफाइनाइटली ऑफन? 0 नहीं आएगा। और बोरेल कंटिन्यू निकालो। सो बोरेल कैंटिलेमा से क्या होगा? एक्स एन बराबर एन इनफाइनिटी ऑफ एन का मतलब है 0 आएगा जब सीरीज, इसका सीरीज कितना होगा, सीरीज तो डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज करेगी तो इसका सीरीज, इस पे सीरीज लगाओगे तो क्या होगी, कन्वर्ट या डाइवर्ज? डाइवर्जेंट तो इन्फिनिटी आ गई, डाइवर्स तो इन्फिनिटी आने के लिए तो 1 होती है, ओके यही ना? ओके। हम्म तो इसका मतलब है तो वो 0 पे तो कन्वर्ज नहीं करेगी, तो ये एग्जाम्पल सुटेबल ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे तुमने जो कहा ना, इसमें आपने सही सोचा है, इसमें एस स्क्वायर लगा दो, तो स्क्वायर लगा दोगे तो काम हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आप कह रहे थे ना, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट बोरेल कैंटिली लेमा ही लगाओ, एक्स एन बराबर 0 निकालो इनफाइनाइटली ऑफ एन, है ना, तो कितना आएगा? मतलब इससे सीरीज लगाओगे तो क्या होगी, ये आपकी 1 आएगी इस वाले थ्योरम, कन्वर्जन। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एन, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, छोड़ो इस वाले पीएमएफ पे ये थ्योरम लगा लो, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, ये तो प्रूव हो गया। अब देखो यही काउंटर एग्जाम्पल हम ढूंढ रहे थे, ये काउंटर एग्जाम्पल है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन क्यूब निकालो, कितना आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया ए ऑप्शन के लिए, यही हम ढूंढ रहे थे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, तो मतलब फॉल्स है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू ट्रू ट्रू, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों सही है। देख लो जी, यहाँ ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है,
लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा ये कॉची 0 पे कन्वर्ज करेगी। तो यही काउंटर एग्जाम्पल मैंने ढूंढना था, तो हो जाएगा। चेक कर लो भाई, किसी को डाउट है तो पूछो। ओके है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आओ। ये मार्कोव चेन का है, सॉल्व करके आए हो आप लोग कि नहीं, इसमें कुछ पूछना है? देखो ये हुआ है या डाउट है, बताओ भाई जिन लोगों ने ट्राई किया है, ये बताओ या हो गया, चेक करो। Sir, option C is correct हम्म because if you find T square, then got 11 answer. C is correct. ठीक है। And option D, आई थिंक मतलब not यहाँ जो कह रहे थे ना, not सो ये आई थिंक शायद नहीं होगा, तो ये सुटेबल एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा, यही ठीक है ना, क्योंकि ये 0 पे कन्वर्ज करेगी नहीं ऑलमोस्ट श्योरली। इसको प्रूव करके देखो तो ये नहीं कन्वर्ज करेगी, तो ठीक है। sir, option C is correct because uh, P11 whole to the power 2, that means 11 by 13 square होगा तो 2 step, 3 minus 1 equal to 2, 2 वन step में जाना है। हाँ वो तो ऐसे ही आ जाएगा ना, 1 से 1 जा रहा है 3 स्टेप, और कितना 2 स्टेप में, तो आपको यस इसमें निकालना है P, आपको ये निकालना होगा इस ऑप्शन में, P112 निकालो, तो P स्क्वायर में स्टेट क्या है 1 2 3 ना, तो 1 है ना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम देख लो, तो P स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लो, उससे आ जाएगा। and option D is false because the chain is all state are recurrent state. तो The इज chain आर is करेक्ट। irreducible. The chain is irreducible. तो स्टेशनरी So डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चेक करना है, पाई पी इज इक्वल टू पाई, यही चेक करना ना, चेक कर लो, ये पाई है ये पी है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि पाई पी इज इक्वल टू पाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस होगा तो ऑप्शन ट्रू है, नो होगा तो फॉल्स है। कह रहा है पाई ट्रांसपोज इज आइगन वैल्यू ऑफ पी ट्रांसपोज, सो आइगन वेक्टर ऑफ पी ट्रांसपोज, तो आइगन वेक्टर चेक करना, डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन है, तो पहले तो आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। v इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए वी बराबर लैम्डा वी, सो पी ट्रांसपोज पाई ट्रांसपोज ए वी बराबर लैम्डा वी पाई ट्रांसपोज। अब ये लैम्डा देख लो, ऐसा कोई आइगन वैल्यू क्या है, पहले आइगन वैल्यू इसका निकाल लो, तो उससे चेक करना पड़ेगा होगा कि नहीं होगा। पी ट्रांसपोज इंटू पाई ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो लैम्डा इंटू दिस, देखो पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसे ही आंसर दिख जाएगा आपको कि ऐसा कोई लैम्डा मिलेगा क्या, तो पी ट्रांसपोज को म्यू ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आता है, तो उससे आंसर मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देखो। एटलीस्ट वन स्टेट इज ट्रांजिएंट, तो फाइनाइट, it is false है ना, because all तो state are recurrent, ये irreducible तो chain. ये फॉल्स हो गया, ये आपको ट्रू आया था। अब ये चेक कर लो, ये कंडीशन चेक करो ऐसा हो रहा है कि नहीं, पी ट्रांसपोज इंटू पाई ट्रांसपोज निकालो, तो इसको अगर दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा लोगे तब भी काम हो जाता है ना, तो ये पाई पी बराबर, है ना, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा लोगे तो लैम्डा तो कांस्टेंट ही है, पाई ऐसा हो रहा है क्या, चेक करो, ये पाई पी निकालो ना, पाई पी क्या है, पाई आ रहा है क्या, चेक कर लो, उससे आंसर हो जाएगा, तो पाई पी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, चेक करो, अब पूछो अगर डाउट है तो।
हो गया भाई? तन्मय बताइए, सॉल्व करूं या समझ आ गया क्या करना तो समझ आ गया। है ना? ठीक है। ये तो सिंपल एमएलई यहाँ का है। पर हाँ, बी डी करेक्ट होगा। एमएलई निकालना आता है ना? ठीक है, एमएलई कंप्लीट सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें बताना है या समझ आ रहा है? चेक करो भाई सब लोग, अगर डाउट है तो बताओ। मल्टीप्लाई कर लो, कोई बात नहीं, फॉर्मूला भी होता है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यू फाइंड दिस, है ना? एक्सप्लिसिटली वैल्यू निकाल लो एंड देन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स को एक्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, एक्स वहाँ वैक्टर है। चेक करो इसको हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो बताओ मुझे, मैं सॉल्व कर देता हूँ। उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा ना, बिना ट्राई करे एग्जाम में भी नहीं होगा। ये है, ट्राई करोगे फिर हो जाएगा। चेक करो, बताओ, अगर नहीं हो रहा तो बताओ फिर। सर यहाँ पर ABC करेक्ट आ रहा है एंड डी का आंसर 12 आ रहा है। ओके, तो डी फॉल्स है ना? ठीक है, चेक कर लेना, नहीं हो तो पूछना। बाकी सब लोग आइए 2025 का पेपर कंप्लीट सॉल्व करके आओ। जो भी डाउट रहेगा, अगर सॉल्व करके आओ तो आज पूछो, नहीं सॉल्व करके आओ तो कल सॉल्व करके आओ, डाउट पूछो, ठीक है? उसके लिए ट्राई करके आओ। देखो इसमें क्या है, अगर वाई आर एन में है, एक्स जो है एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है ना? एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है एक्स, और वाई आर एन है, कॉलम वेक्टर है वाई। बीटा आर पी है, तो बीटा भी कॉलम वेक्टर है पी क्रॉस वन का, सॉरी पी कॉलम वेक्टर है ना, पी क्रॉस वन का। तो रिग्रेशन मॉडल है वाई बराबर एक्स बीटा प्लस एप्साइलॉन। एप्साइलॉन इज n डायमेंशनल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन वेक्टर एंड आइडेंटिटी कोवेरियंस मैट्रिक्स। आईपी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी। आपको बता रखा बीटा एंड हेड जो है ना, ये बता रखा है एक एस्टिमेटर है बीटा का। तो मुझे पूछा द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, तो है ना? देखिए, अभी थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये, चेक करो होगा या मैं सॉल्व करूँ। तो इसमें एरर रैंडम वेक्टर है ना, तो वाई रैंडम वेक्टर है, ठीक है? एक्स और बीटा को एज अ कांस्टेंट मान सकते हो, देखो आसान है तो।
हुआ भाई? तन्मय बताओ आगे। समझ आ रहा कि नहीं? सर वो फर्स्ट जो है तो expectation of beta and here expectation of हम्म that means सो अनबैच चेक करना है ना, तो निकालो एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ से क्या आएगा? अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा एन हैट निकालेंगे तो मेनली यहाँ एरर रैंडम वेरिएबल, इस वजह से वाई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। जैसे आप उसमें लेते हो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में साइलेंट रैंडम वेरिएबल, तो वाई रैंडम वेरिएबल है। एक्स बीटा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? अगर इस पर एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो होगा क्या? तो इसमें तो एक्स है, लैम्डा है, तो ये हटा दो, एक्स ट्रांसपोज हटा दो, तो सिंपली ये बनेगा एक्स ट्रांसपोज एक्स लैम्डा आई पी इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल वाई। और वाई का एक्सपेक्टेशन क्या होगा देख के बताओ यहाँ से? y का expectation x बीटा होगा। एक्स बीटा होगा क्योंकि इसका तो जीरो है ना, जीरो मीन है। तो ये फाइनली आ गया एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्बडा आई पी इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा। अब आगे, तो क्या ये बीटा के इक्वल है? बीटा क्या था? सोचो क्या ये बीटा के इक्वल होगा, हाँ या ना? नो। तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो डायरेक्ट बीटा के इक्वल तो नहीं आया, तो पहला फॉल्स हो गया। दूसरा, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेशन जिसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो, या तो ऐसे कह सकते हैं कि इफ एंड ओनली फॉर आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। तो आइगन वैल्यू ऐसे चेक करना थोड़ा मुश्किल है, तो डेफिनेशन लगा लो। तो क्या जानते हो कि जैसे मैट्रिक्स ए है, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट if and only if x transpose ax is positive for all x belongs to Rn which is non-zero, ये ना, ऐसा है। और a को n क्रॉस n की डेफिनेशन है ना, ये पॉजिटिव डेफिनेट का डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन है। a जो यहाँ पे है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो इसको अप्लाई करो। इससे कर पाएंगे क्या? देखिए, तो ऐसा चेक करना पड़ेगा ये। तो यहाँ ऐसा होगा, चेक करो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे। बोल रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है क्या, एंड लैम्बडा हमें ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। सो एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्बडा आई पी एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या होगा? एक्स ट्रांसपोज एक्स तुम्हारा है एन क्रॉस पी का, तो एक्स ट्रांसपोज पी क्रॉस एन, एक्स एन क्रॉस पी, तो मतलब पी क्रॉस पी हो जाएगा ना। तो ये पी क्रॉस पी होगा एक्स ट्रांसपोज एक्स, ठीक है। सो पी क्रॉस पी मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे इसके? देखो, तो इसके जो एलिमेंट्स दिखेंगे डायगोनल पे तो स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं वैसे वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, सो वी ट्रांसपोज ए एक्स है ना, मान लो ऐसा कुछ ले लिया अगर, वी ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स, जहाँ वी आर एन में है, क्या ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल वी नॉन जीरो? अगर वी में नॉन जीरो लेता हूँ तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? डेफिनेशन लगा रहा हूँ मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होगा क्या, ये डिसाइड करना आपको। पॉजिटिव डेफिनेट का डेफिनेशन, बताओ भाई। उसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आगे,
वी ट्रांसपोज एक्स वी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं वी ट्रांसपोज लैम्डा आई पी वी। तो इसको इसको कंबाइन कर लेते हैं, क्या होगा एक्स वी का होल ट्रांसपोज, तो ये हो गया एक्स वी का होल ट्रांसपोज इंटू एक्स वी प्लस इसको ठीक करोगे तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होता है लैम्डा बाहर वी ट्रांसपोज वी। अब ये जानते हो ये वी ट्रांसपोज वी जो है ना ये नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये भी नॉर्म ऑफ एक्स वी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नॉर्म लगा रहे हैं ये यूक्लिडियन नॉर्म जानते हो, डिस्टेंस फार्मूला जानते हो। सो तो ये आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल वी नॉन ज़ीरो, पॉजिटिव हो जाएगा ये। ये तो हम ऐसा कह सकते थे कि एक्स ट्रांसपोज एक्स पॉजिटिव डेफिनेट है और लैम्डा पी आई पी पॉजिटिव डेफिनेट है। ये जो एक्स ट्रांसपोज एक्स पॉजिटिव डेफिनेट है और लैम्डा टाइम आई पी पॉजिटिव डेफिनेट है तो उसका सम भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा, ये कह सकते हो। और ये रिजल्ट भी आई थिंक एक्स यहाँ पे क्या है एन क्रॉस पी है ना, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स ना पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगा, तो इससे आई थिंक आ जाएगा। देखो तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, दूसरा तो सही प्रूव हो गया, तो इस तरीके से आएगा। तीसरे में क्या है बीटा एन हैट हैज़ अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल, ट्रू या फॉल्स? सी इट इज ट्रू। क्योंकि यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो एक्स, मल्टीवेरिएट नॉर्मल है और ये तो एज अ कांस्टेंट एक्स बीटा तो कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो ऐड करेंगे तो क्या रहेगा मल्टीवेरिएट नॉर्मल रहेगा है ना, बस वो मीन और ये वेक्टर चेंज हो यस जाएगा। सर, बिकॉज एक्स का ये दिया है एन क्रॉस पी, मतलब जैसे डायमेंशन। जैसे हम जानते हैं ना, मान लो एग्जांपल के लिए एक्स है एन पी म्यू कॉमा सिग्मा, तो मान लो एक्स प्लस सम कांस्टेंट के है, मतलब के वेक्टर है कांस्टेंट वेक्टर है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा एन पी यहाँ बस म्यू प्लस के हो जाएगा, बाकी वेरिएंस तो सेम ही रहता है तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। कोवेरियंस मैट्रिक्स तो क्या होगा कांस्टेंट ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे के कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेक्टर है वेयर के इज कांस्टेंट वेक्टर, ऐसा कुछ है तो सेम ही रहेगा, तो ये भी सही लगे। सी डी पे आ जाओ, डी क्या कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ बीटा एन हैट, हमने पहले एक्सपेक्टेशन निकाला था तो वैसे वेरिएंस लगाते हैं, तो अगेन मैं कह रहा हूँ ये सब तो कांस्टेंट है, वेरिएंस तो सिर्फ वाई रैंडम वेरिएबल है ना। जीरो होगा वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ वाई कितना है, कैसे लगता है जीरो होगा, जीरो कैसे? सर, रैंडम वेरिएबल तो ओनली वाई है, हाँ एक्स एंड बीटा तो एज पर द रिग्रेशन कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, इसलिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स बीटा हो रहा है। वेरिएंस ऑफ वाई कितना आएगा, मतलब कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ वाई कितना आएगा, क्योंकि वेक्टर है ना वाई, तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ वाई कितना आएगा, ध्यान दो एप्सिलॉन जो आपको दे रखा है ये पी वेरिएट नॉर्मल है 0 आई पी, तो मैं आपसे पूछूं कि एप्सिलॉन प्लस एक्स बीटा या एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मुझे ये बताओ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्स कर्ल बीटा एन नॉर्मल पी एक्स बीटा कॉमा आई पी ही रहेगा, वेरिएंस। यस। चेक करो जी सब लोग, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स में चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेना सब लोग, यही लॉजिक लगा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो यही आ गया। अब इसका वेरिएंस निकालो, वेरिएंस कितना होगा, तो हमें इसका वेरिएंस लेना ना, तो मतलब वही कोवेरिएंस मैट्रिक्स काइंड ऑफ कितना आएगा, कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होगा उसका वाई का, जैसे ए वाई का वेरिएंस कैसे निकालते थे आपको याद है, जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं वेरिएंस ऑफ ए वाई, वाई कोई वेक्टर है, या मैं बोलूँ कि चलो
ये पता है ना आप लोगों को, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ बोलूँ कि मान लो ऐसा है, ए ट्रांसपोज वेरिएंस वाई ए। हाँ एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूँ कि जैसे x है एन पी म्यू कॉमा सिग्मा, तो जो आपके पास ए एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल पी ए म्यू का ए ट्रांसपोज सिग्मा ए। सो यहाँ से एन पी ए म्यू और ए इंटू सिग्मा ए ट्रांसपोज। ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, जहाँ ए सुटेबल होगा जो, क्योंकि एक्स यहाँ जो हम बोल रहे हैं, तो जब हम एक्स यहाँ बोल रहे हैं तो एक्स पी क्रॉस वन है, तो समथिंग ए काइंड ऑफ ऐसा होगा कि ए से मल्टीप्लाई हो जाए एन क्रॉस पी मान लो, है ना, इस तरह से अभी के लिए तो ऐसा आ जाएगा, या कुछ पी क्रॉस पी ले लो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं, मान लो पी क्रॉस पी है तो, है ना, क्योंकि हमें पी क्रॉस पी एन ले लिया, पी ए ले लिया, पी क्रॉस पी, तो ये हो जाएगा। सो पी क्रॉस पी ले लेते हैं अभी, तो ऐसा आएगा, तो यही यूज़ करना है। तो यहाँ वेरिएंस ऑफ ए एक्स कितना है, ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, मतलब कोवेरियंस मैट्रिक्स जो होगी, तो वही यहाँ लगाना है आपको। सो ये मान लो ए है, अब ऐसा समझो इसको, इसको आप समझो ए टाइम वाई, इन सब का नाम ए रख दिया वाई के साथ जो है, तो अब बीटा हैट का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मतलब वेरिएंस है ना कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ बीटा एन हैट, तो मतलब ये है वेरिएंस ऑफ ए टाइम वाई, वाई उसको नाम दिया है ना, तो कितना होगा ए सिग्मा जो भी वाई का रहा होगा, क्या है आई है, आई पी है, ए ट्रांसपोज रख दो, कितना आएगा बताओ, हो गया ना। क्योंकि ये तो मतलब फॉर्मूला वही है, अगर बीच में लिखते हैं ऐसा यहाँ पे, सो ये आएगा वेरिएंस ऑफ वाई, मतलब कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ वाई। सो ए तुमने किसका नाम रखा है, इसका नाम रखा ना जो कोएफिशिएंट है, तो पुट कर लो, अब चेक करो क्या ये आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना आपको कि डी ऑप्शन जो दिया है वो आएगा क्या, हाँ या ना, ये चेक करना आपको। तो ए जो मैंने नाम रखा हुआ है एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्बडा आई पी इनवर्स एक्स, ये आपका था एक्स ट्रांसपोज, सो ये आपका है ए, वेरिएंस ऑफ वाई जो है वो आई पी है, वहाँ से यही वाई था ना, दिस वाज वाई, तो वो चीज़ है, एंड इनटू द आई पी को मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा, और ए ट्रांसपोज, अब ए जो है उसका ट्रांसपोज ले लो, तो एक्स पहले आ जाएगा और ये बाद में, इस पूरे का ट्रांसपोज लेना है ना, तो ट्रांसपोज लेंगे एक्स ट्रांसपोज एक्स, एक्स ट्रांसपोज एक्स ही रहेगा, तो सेम ही रहेगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स लैम्बडा आई पी इनवर्स, यही रहेगा, बस यही आ गया, और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो सेम ही आ जाएगा ये, वो तो यही रिपीट हो जाएगी, बस आई पी हट जाएगा, क्योंकि आई पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पी क्रॉस पी का है, तो ये आ गया एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्बडा आई पी होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स, एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्बडा आई पी इनवर्स, ये क्या इक्वल है उसके जो क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ या ना, तो मतलब बीच में ए ट्रांसपोज हो गया तो नॉर्म हो गया एक्चुअली, अगर नॉर्म में लिखता तो नॉर्म के टर्म में लिख सकते ना, ये हट जाएगा तो क्या हो गया ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए हमने उसका नाम वेक्टर मान लो वो है, क्या है वहाँ पे ऑर्डर देखना पड़ेगा क्या है, तो अगर वेक्टर है तो नॉर्म हो जाएगा, तो वही चीज़, ये तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी गलत है, चेक करो, जिनको डाउट है बताओ। देखो जी, सर क्वेश्चन 56। एक मिनट, क्या कह रहे हैं हम, सर क्वेश्चन 56। अच्छा ठीक है, तो सब लोग इसको कंप्लीट करके आओ कल, है ना, 2025 के जितने स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है कंप्लीट करो,
24 का भी कर लेना, तो कल जो डाउट होगा 24 वाला वो पूछ लेना। तो ये तो मैथ्स वाला है ना, सर ए 56। वाला, सर ए वाला ये तो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अच्छा, ये तो आंसर 0 होगा, बिकॉज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आइगन वैल्यू 1 आइगन किस वैल्यू ऑर्डर 0 का है होगा। ये, ऑर्डर क्या है इसका? 5 तो स्क्यू 5 प्लस सिमेट्रिक 5 मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, तो उसके पास हमेशा डिटर। एक आइगन वैल्यू 0 होगी। और ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू पूछ रहा था, 0 आ गया, हाँ सिंपल। ओके ओके। है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, है ना, ऑड ऑर्डर विल ऑलवेज हैव अ 0 एज एन आइगन वैल्यू। तो ये बताओ, ये भी आसान है, हो जाएगा ना। इसको 9 विद एक्स बाइनोमियल आ जाएगा, वाई पॉइजन है, जेड भी पॉइजन है, बस सपोर्ट के हिसाब से लिख लो, कर पाओगे देखो। 58 सॉल्व करो, नहीं हो रहा फिर बताओ, हो गया तो अच्छा है ना। कल इसको कंप्लीट करके आओ, 25 और 24 का पेपर। कल डाउट ही सिर्फ कराऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, है ना, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, सॉल्व आप करो। सो इसका आंसर 0.44 आ रहा है। हो जाएगा ना, मतलब कहने मतलब हाँ है ना, हम्म। अगर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर देखते हैं। तो यस। अगला ये देखो, 59, सर्विस टाइम एट अ 2 पेट्रोल पंप P1 P2 फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, ये गामा में चला जाएगा, गामा 2 कॉमा लैम्बडा, है ना। तो ये गामा 1 कॉमा लैम्बडा, ये गामा 2 कॉमा लैम्बडा, इस तरह से है। फॉर सर्विस कस्टमर चूजेस P1 और P2 randomly with equal probability. Suppose the probability that the service time for the customer is more than 1 minute is 2 e की पावर माइनस 2, then value of lambda equals। अच्छा, तो आपको लैम्बडा निकालना है, देखिए जी। सर यहाँ पे मोर देन बोल रहा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन वन। हम्म। दैट मीन्स एक फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, और एक फॉलो कर रहा है गामा 2 कॉमा लैम्बडा, एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, दैट मीन्स 1/2 1 इज x ग्रेटर देन 1 प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 1। निकालिए क्या आएगा, समझ आ रहा है। 2 minus lambda divided by 2 into 2 plus lambda। ओके, सिंप्लीफाई करके देखो, फाइनल आंसर बताओ, अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर मैं करूँगा, आप खुद से सॉल्व करके देखो पहले। बाकी किसी को डाउट हो तो पूछो, है ना, ये है। तो lambda इक्वल टू 2 आ रहा है। आ गया ना, मैच कर लेना आंसर किसे हम्म। क्या है, देख लेना, है ना, इंटीजर में कह रहा है, तो आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 60, एक्सएन सीक्वेंस ऑफ आईआईडी, है ना। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो एक्सएन का 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब -1/2n पे हाफ प्रोबेबिलिटी, 1/2n पे हाफ, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है इन दोनों पॉइंट पे। सो एक्सएन हैज़ अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दीज टू नंबर, और ये नंबर क्या होगा, 0 और -1 के बीच आएगा। एक मिनट, ये जो है 1/2n है ना, अच्छा 0 1 2 है ना, तो n अगर इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगी, n 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 0 और -1/2 के बीच होगी ना, और ये वैल्यू 0 और 1/2 के बीच है। लेकिन यहाँ पे समेसन की बात कर रहा था, समेसन एक्स आई लोगे
तो इसको सम करोगे टोटल तो 1 आ जाता है, 1 आएगा, ये 1 से इन्फिनिटी में a अपॉन 1 माइनस आर 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो कहने का यहाँ मतलब ये अगर देख के समझोगे तो जो सम होगा इन दोनों का ना, वैल्यू जो है -1 से 1 में कुछ भी हो सकती है। तो ये जो u रैंडम वेरिएबल है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली mgf ले लो, mgf से काम हो जाएगा। तो समेसन xi का mgf निकालो, अब क्या आता है, समेसन xi का mgf निकालो, इसका mgf लिख लोगे ना, यूनिफॉर्म का, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का mgf निकालो, फिर समेसन का mgf निकालो, फिर उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी, एंड देन n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देना। तो ये u है ना, u का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म -1 to 1। तो ये जो u है दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म ओवर इंटरवल -1 to 1, ये होगा। देन ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले समेसन xi का mgf निकालो, उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, फिर देखो किसका mgf आता है, तो वो यूनिफॉर्म -1 1 आएगा, एंड देन u का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, u का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो उससे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, चेक करो। होगा, बताओ, चेक करो, है ना, यूनिफॉर्म -1 1 है, प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो। आएगा जी, देखो बताओ। सर ये तो आएगा, मतलब यू फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म -1 to 1 दिन आएगा, बट यू कैसा फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म -1 वो आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इसमें जो है, चलिए देखते हैं ट्राई करके। इसमें ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ से xn जो है ना, xn है यूनिफॉर्म -1/2 की पावर n 1/2 की पावर n। तो मुझे बताओ xn का mgf क्या होगा, क्या डेफिनेशन होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ t, ये डेफिनेशन है ना। अब xn क्या है, यस यहाँ सर। पर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है ना, तो ये तो फॉर्मूला आपको याद है, एक्जैक्टली यूज़ कर लो, नहीं याद है ड्राइव कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, e की पावर t इंटू एक्स की दो ही वैल्यू है, तो -1/2 की पावर n इंटू प्रोबेबिलिटी एट माइनस, तो ये 1/2, e की पावर t इंटू 1/2 की पावर n इंटू 1/2। तो यहाँ से जो है हमारे पास, है ना, सो करो आगे, कंटिन्यू करो, देखो। हम्म, आया कि नहीं, जैसे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिला, हाफ बाहर है, e की पावर -t/2 की पावर n प्लस e की पावर t/2 की पावर n, है ना। ये तो अभी xn का निकाला, समेसन xi का क्या होगा, xi तो आई, अच्छा यहाँ से mgf ऑफ समेसन xi, मतलब ये प्रूफ लिखना पड़ेगा नहीं,
तो इसको कैसे लिखोगे आप, क्योंकि आईआईडी तो नहीं है, है ना, ये इंडिपेंडेंट है लेकिन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि एन के डिफरेंट वैल्यू पे एक्स आई डिफरेंट होगा। तो क्या आएगा बताओ, ये जो लिखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी टाइम समेसन एक्स आई है ना। अब इसको ब्रेक करोगे आप तो क्या हो जाएगा, टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू प्लस टी एक्स थ्री, और सब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग कर लो। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ई ऑफ टी एक्स आई, या बेटर है टी एक्स एन, एन कर दो एक्स आई कर दो, आई कर देता हूँ, एक्स आई आई फ्रॉम वन टू एन, यही है। अब बताओ, ये पहले तो निकाल रखा है, इस पे लगा दो समेसन, कितना आएगा, मतलब प्रोडक्ट आई फ्रॉम वन टू एन 1/2 और e की पावर माइनस टी अपॉन 2 की पावर आई, क्योंकि यहाँ आई है, वहाँ n था इसलिए n लिखा था, यहाँ आई है इसलिए आई लिखेंगे। तो ये क्या है, एम जी एफ ऑफ एक्स आई है ना, तो प्लस हाफ तो बाहर ले चुके हैं, e की पावर t अपॉन 2 की पावर आई। अब बताओ ये क्या आएगा, मेन है इसको सिंप्लीफाई करना और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना। अब आपको ये निकालना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम जी एफ ऑफ समेसन एक्स आई इन टी, ये है। कितना बनेगा बताओ, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इधर जीरो है मान लो, जैसे जा रहा है, और ठीक है ना, हमें यहाँ मेनली ये दिखाना है कि जो समेसन एक्स आई है दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू यूनिफॉर्म -1 to 1, ये दिखाना है, क्योंकि समेसन एक्स आई उधर 1 इधर -1 हो जाएगा, तो इस बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x1 x2 xn है ना। ये होगा, देखो अब बताओ, तो ये क्या आना चाहिए, इसको दिखाना पड़ेगा t/2 माइनस ई की पावर माइनस t/2, नहीं ऐसा आएगा ना, सो ई की पावर t माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2t, ऐसा कुछ आएगा, चेक करो। सो ये मेनली है, कोई नहीं, इसको ट्राई करके आओ, टाइम तो खत्म हो गया है। तो कल ये है, कल फाइनली मैं डाउट कराऊंगा, है ना, तो अभी ये है, इसको सॉल्व करना, देखना क्या होता है, तो कल देखते हैं। तो अभी जो गेट का है स्टैटिस्टिक्स 2025 का पेपर सॉल्व करके आओ, और 2024 वाला भी सॉल्व करके आना, ठीक है। इनके जो डाउट्स होंगे वो कल डिस्कस होगा, कोई डाउट नहीं होगा तो फिर कोई डाउट डिस्कस नहीं होगा, है ना, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसके बस मैं डाउट्स बताऊंगा, है ना, ये जो PYQ वाले हैं, क्योंकि मेन एग्जाम जिनको देना है वो सॉल्व करेंगे, जिनको सीखना वो डाउट पूछेंगे, नहीं सीखना नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। सो करके आओ, कल जो डाउट रहेगा कल पूछना।